तो आज हम देखने वाले हैं झारखंड 10th बोर्ड का मॉडल पेपर, साइंस का मॉडल पेपर 2026 का। तो आज हम देखेंगे साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देख चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 30 तक हमने देख लिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था। आज शुरू करेंगे हम लोग 31 क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर 3 मार्क्स का आएंगे, फिर 5 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, कॉपर सल्फेट के घोल का रंग क्या होता है और जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट के घोल का रंग नीला होता है और जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो घोल का रंग हरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। प्लेटिनम का, सोना का और चांदी का उपयोग हम आभूषण बनाने में, गहना बनाने में क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है, देखिए, क्योंकि ये धातुएं चमकदार होती है, आसानी से जंग नहीं लगता इसमें, अब इन्हें आकार देना आसान होता है, मतलब किसी भी आकार में हम ढाल सकते हैं। क्वेश्चन 33 बोल रहा है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इसका कारण आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ चुका है, इसे भी लगा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछ चुका है। तो इसका आंसर है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें वायुमंडल से ज्यादा दूरी तय करती है, इस कारण नीली रोशनी बिखर जाती है और लाल रोशनी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन के 2 रूप एक्स और वाई है। एक सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और वाई विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो बताइए, इसमें पहचानना है कि एक्स वाई कौन सा है। तो एक्स जो कठोर है, तो कठोर का होता है हीरा, जो सबसे कठोर होता है, कार्बन का अप्रूप भी है ना। दूसरा ग्रेफाइड, जो क्या होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है। तो यही आपको हो जाएंगे, सबसे कठोर की बात करेगा तो हीरा और सुचालक की बात करेगा तो ग्रेफाइड। यही कार्बन के 2 अप्रूप हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग, क्वेश्चन पहला, मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग है। क्वेश्चन दूसरा, शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग से सेरेब्रम बोलते हैं, इसको परम मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, यही सोचने समझने और याद रखने का काम करता है। तो कौन सा, तो परम मस्तिष्क। ठीक है। अब दूसरा का पूछ रहा है कि शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन सा है। ये आपको है लघु मस्तिष्क। ये आपको लघु मस्तिष्क है, यह शरीर की संतुलन और सही बैठने चलने की मुद्रा बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, निम्नलिखित गैसों को अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए। मतलब इसका पहचान लिखना है, कैसे हम पहचान सकते हैं। तो पहला हम CO2। तो CO2 की पहचान कैसे है, तो CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। दूसरा है SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का पहचानेंगे कैसे हम, तो SO2 गैस अम्लीय होती है और यह पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के बैंगनी रंग को फीका कर देती है। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, निम्नलिखित में उपस्थित क्रियात्मक समूह को लिखिए। इसमें लिखना है आपको क्रियात्मक समूह, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये बताना है कि कौन से क्रियात्मक समूह से आते हैं। ऑप्शन ए नहीं, पहला क्वेश्चन है प्रोपेनॉल। ये पूछ रहा है कि प्रोपेनॉल किस समूह से है। तो ये आपको कीटोन समूह से आता है, प्रोपेनॉल जो है कीटोन समूह से आता है। क्वेश्चन बी, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल आपको आता है एल्डिहाइड समूह से, प्रोपेनॉल आता है आपको एल्डिहाइड समूह से। सी है प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल आपको आता है एल्कोहल समूह से। ठीक है। चौथा है डी, प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्रोपेनोइक अम्ल आता है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कौन समूह से, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से आता है प्रोपेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, सफेदी करने के लिए पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग किया जाता है। मतलब विलयन का नाम पूछ रहा है, एक्स मतलब विलयन का नाम पूछ रहा है। क्वेश्चन पहला, पदार्थ एक्स का नाम और उसका सूत्र लिखिए। कौन सा पदार्थ, उसका नाम बताइए और उसका सूत्र बताइए। क्वेश्चन दूसरा, जल के साथ उसकी अभिक्रिया को भी लिखिए। तो ये पदार्थ आपको रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम चूना भी बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, CaO
ठीक है। दूसरा में हमको बताना था उसका अभिक्रिया, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तो CaOH2 जल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, CaOH के होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 40 बोल रहा है, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो क्या विरोधाभास उत्पन्न होगा। समझाइए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती। तो इसका आंसर बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर है, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु पर काटेगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो अलग अलग हो जाएगी। यह संभव नहीं है क्योंकि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केवल एक ही होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है। अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, आपके पास 2 बिलियन एक्स और वाई है। बिलियन एक्स का पीएच 6 है और बिलियन वाई का पीएच 8 है। तो पहला पूछ रहा है किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। दूसरा में पूछ रहा है कौन सा बिलियन अम्लीय है और कौन सा क्षारीय। तो पहले पहला का देखते हैं आंसर। तो पहला का आंसर जो है, देख लीजिए यहाँ पर, जिस बिलियन का पीएच कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयन H+ की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बिलियन एक्स जो पीएच बराबर 6 है, H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। दूसरा हम बोल रहा है उस कौन सा है, तो 6 है तो अम्लीय रहेगा, क्योंकि 7 से जब कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। यानी कि 8 है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन 42 बोलता है, फ्यूज तार का उपयोग विद्युत उपकरणों की सुरक्षा कैसे करता है। जो फ्यूज तार होता है हमको, वो हमारे उपकरणों की सहायता सुरक्षा कैसे करती है। तो फ्यूज तार कम गलनांक की बनी होती है। जब विद्युत परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार पिघल जाती है और परिपथ टूट जाता है। इससे उपकरण जलने या खराब होने से बच जाता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो वोल्टेज मान लीजिए 220 वोल्ट है, धारा 10 एम्पियर का बह रहा है। तो इसका सूत्र आर बार जब निकालते हैं इसका प्रतिरोध, सूत्र का होता है V बटा आई, विभवांतर बटा धारा। तो आपको विभवांतर कितना है इसमें, 220 वोल्ट, और धारा कितना है 10 एम्पियर। 220/10, तो 0 0 कट गया, कितना बचा 22। तो आपका प्रतिरोध कितना हो रहा था, 22 ओम। ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, अपघटन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में उनकी अनुपस्थिति में क्या होगा। तो जो जीव मृत पौधों को और जानवरों को सड़ाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। ठीक है। जो जीव मृत पौधों और जानवरों को सड़ाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं उन्हें हम अपघटक कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। यहाँ पर क्या है कि अनुपस्थिति में पूछ रहा है कि अनुपस्थिति में क्या होगा, तो मृत जीव जमा होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, तो जमा होते जाएंगे। अगर मृत जीव को अगर हम उसका यूज हम ना करें तो, है ना। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ क्या बोल रहा है कि पोषक तत्वों का पूर्ण चक्रण नहीं होगा। पोषक तत्वों का पूर्ण चक्रण नहीं होगा और क्या हो सकता है, तो पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले देखेंगे हम वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर यू दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या आर दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया हुआ है R/2 कर ले, सूत्र होता है इसका F बराबर R/2, कितना हो जाएगा 15, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है 30, R निकाल रहे हैं, F निकाल रहे हैं, तो R/2 15 हो जाएगा। सूत्र होता है दर्पण सूत्र, क्या होता है, तो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। F दिया हुआ है तो 1/15 हो गया। V का मान निकालना है हमको, 1/V माइनस 1/20। ये माइनस कहाँ से आ गया, तो आपका जो U था से क्या में था, देखिए यहाँ पर माइनस में था, इसलिए हम यहाँ पर U को माइनस में ले रहे हैं। यहाँ देखिए, इसको जब हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1/, जो 20 है इधर जाएगा तो 1/15 और प्लस में 1/20। इसको जब हल करेंगे हम तो 8.6 आएगा। अब हल करके देख सकते हैं।
ये जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी इस कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर बनेगी। अब इसका प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी और सीधा होगा। आकार कैसा होगा, तो छोटा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, मिश्र धातु और संलयन को परिभाषित करें। पीतल और कांसे के मुख्य घटक को लिखिए। तो मिश्र धातु ये किसको कहते हैं हम, तो मिश्र धातु होता है दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई गई धातु को मिश्र धातु कहते हैं। संलयन क्या है, तो जब पारा किसी धातु के साथ मिलाया जाता है तो उसे संलयन कहते हैं। अब पीतल, पीतल कैसे बनता है, तो पीतल आपको तांबा और जस्ता के मिलने से बनता है। ठीक है। कांस कैसे बनता है, तो तांबा और टिन के मिलने से बनता है। देखते हैं अब 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लंबे मटर के पौधे यानी कि बड़ा टीटी और बौने मटर के पौधे छोटा टीटी के संकरण से F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे क्यों होते हैं। तो इसका आंसर देखिए, लंबा गुण यानी कि टी प्रभावी होता है, जबकि बौना गुण छोटा टी अप्रभावी होता है। इसका संकलन कैसे होगा, तो बड़ा टीटी गुना छोटा टीटी, सभी जैसे F1 पौधे जो आएंगे से लंबे होंगे, टीटी लंबे होंगे, क्योंकि प्रभावी गुना दिखाई देता है, इसलिए F1 पीढ़ी में कोई बौना पौधा नहीं दिखता है। ये क्लास में हम समझा चुके हैं पूरा इसको भीतर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है। कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है, तो कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है क्योंकि इसमें चार संयोजकता चार होती है ना। कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाता है, एकल द्वि एवं त्रिबंध, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसके बंध बहुत मजबूत और स्थिर होते हैं। यह जो है से कई तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि से जुड़कर अपना क्या करता है, श्रृंखला बनाता जाता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ यौगिक संतृप्त और कुछ असंतृप्त क्यों कहलाते हैं। जिन यौगिकों में केवल एकल बंध होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो संतृप्त यौगिक। अब जिन जिन यौगिकों में डबल बॉन्ड यानी कि दिया बंध, ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो असंतृप्त यौगिक। क्वेश्चन सी बोल रहा है, इन दोनों में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो आपको इसको में कौन सा अभिक्रियाशील ज्यादा होता है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ सवाल दिया हुआ है, असंतृप्त यौगिक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनमें द्वि एवं त्रि मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए क्या होता है, ये असंतृप्त यौगिक अधिक अभिक्रियाशील होती है। डी में बोल रहा है क्वेश्चन डी, निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। तो पहला में दिया हुआ है CH3CH2Br, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रोमोएथेन। इसमें एक और दिया हुआ है CH3CH2CH2CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 1 आइन, आइन हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत चुंबक क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। देख लीजिए यहाँ पर, स्क्रीन में बोल रहा है कि विद्युत चुंबक क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। तो विद्युत धारा से बना चुंबक विद्युत चुंबक कहलाता है। धारा बंद करने पर इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम, तो विद्युत घंटी में, लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने वाली क्रेन में, है ना। अगला हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत चुंबक कैसे बनता है, नामांकित आरेख बनाइए। तो आरेख हम नहीं बनाया है, लेकिन आरेख बना लीजिएगा आप। देखिए, इसमें बोल रहा है विद्युत चुंबक कैसे बनता है, तो नरम लोहे के कोर पर तांबे की कुंडली लपेटकर जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विद्युत चुंबक बन जाता है। आप ये सब यूज करके बैटरी, स्विच, तांबे की कुंडली, नरम लोहा कोर, सब यूज करके आप आरेख बना सकते हैं। एग्जाम में आरेख बनाने के लिए देता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका तीसरा बोल रहा है, विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे के कोर का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि नरम लोहा आसानी से चुंबकित हो जाता है और धारा बंद करने पर जल्दी चुंबक तो खो देता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि विद्युत चुंबक का पदार्थ स्थिर है तो उसकी शक्ति बढ़ाने के दो तरीके को लिखिए। तो कुंडली में धारा की मात्रा बढ़ाकर, कुंडली के चक्रों की संख्या बढ़ाकर इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 49, 49 क्या बोल रहा है, दो तार ए और बी समान लंबाई के हैं, अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले हैं तथा एक ही धातु के बने हैं,
तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है वह गुण जो दोनों तारों के लिए समान है, जिसका आंसर क्या होगा? तो दोनों तार एक ही धातु के बने हैं, इसलिए उनका विशिष्ट प्रतिरोध समान होता है। मतलब साफ याद रखिए, किसका, जब दोनों तार एक ही धातु के बने होते हैं तो इसलिए उनका क्या होता है, प्रतिरोध समान हो जाता है। क्वेश्चन दूसरा दूसरा क्वेश्चन है वह गुण जो दोनों तरफ के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, उसमें क्या होगा, दोनों तार का प्रतिरोध क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जब दोनों तार का अलग अलग है तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग है। इसका बी का देख लीजिए अब, यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 4 गुना है तो क्या होगा? क्योंकि धातु, देखिए यहाँ पर, इसका यहाँ से समझिएगा, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहेगा, 1:4 हो जाएगा। क्योंकि क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब 4 गुना बोल रहा है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए तार की त्रिज्या पूछ रहा है कि तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो तार की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2, 1:2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यदि हम एक ही स्तर के सभी जीवों को मार दे तो क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम एक ही पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दे तो क्या होगा? यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीव नष्ट हो जाए तो खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। ठीक है। ऊपरी पोषी स्तर के जीवों को भोजन नहीं मिलेगा, निचले स्तर के जीव अधिक बढ़ जाएंगे, और क्या हो जाएगा, और इस सब होने के बाद पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन भी क्या होगा, बिगड़ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर बी, ओजोन परत को होने वाला नुकसान चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो इसका महत्व पहले देख लेते हैं। ओजोन परत का महत्व क्या है? तो ओजोन परत जो है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। नुकसान क्या हो सकता है, यहाँ देख लीजिए। नुकसान आपको त्वचा कैंसर का खतरा है, आंखों की बीमारी हो सकती है, पौधों और जीवों का नुकसान हो सकता है। और क्षति कम करने का उपाय, तो सीएफसी गैस जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, गैसों का उपयोग कर पर रोक लगाना होगा, जैसे पर्यावरण मित्र जैसे रेफ्रिजरेटर और एसी का प्रयोग, मोन्टिलेटर प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौता का उपयोग करके हम कर सकते हैं इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो पहला देखते हैं, पहला बोल रहा है वस्तु की दूरी, तो फोकस दूरी 10 दिया हुआ है और प्रतिबिंब की दूरी 20 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा लेंस सूत्र से, यहाँ पर लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो उस पर बैठाने के बाद देख लीजिए, एफ का मान बैठा दिए, यू अभी का भी, अभी का मान निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो यू का मान हमारे पास कितना आ रहा है, तो 20 आ रहा है। यहाँ बोल रहा है कि कहाँ रखी जाएगी, तो वस्तु लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। अब दूसरा का देख लेते हैं, दूसरा हम पूछ रहा था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई क्या होता है, एम बराबर, यहाँ देख लीजिए सूत्र इसका, एम बराबर वी बाई यू होता है। तो भी कितना था, 20, अभी अभी भी कितना है, तो 20 ही आया, तो दोनों जब कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अब एम का सूत्र क्या होता है, तो H1/H0 होता है, जिससे आपका यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए आप यहाँ पर, यहाँ आपको यहाँ बोल रहा था, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ आपको बोला है कि प्रतिबिंब ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। ठीक है। तो प्रतिबिंब ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, मतलब वी बाई यू कर लिए, तो कितना आ गया हमारे पास आवर्धन इसका, एम कितना आ गया, तो 1 आ गया। जिसकी जो ऊंचाई पूछ रहा है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कैसे बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा सो वास्तविक एवं उल्टा बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है किरण आरेख लिखने के लिए वस्तु को 2f पर रखें। आरेख बनाने के लिए बोल रहा था कि हम कैसे बना सकते हैं, तो किरण आरेख कैसे बना सकते हैं हम, वस्तु को 2f पर रखना पड़ेगा। एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजरेगा, दूसरी किरण कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से होकर सीधी जाएगा, प्रतिबिंब 2f पर वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, 52वां क्वेश्चन बोल रहा है मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण और रक्त प्रवाह का वर्णन करें। इसको में क्या हो जाएगा, तो देखते हैं पहले। तो दोहरा परिसंचरण, मनुष्य में रक्त एक चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, फुफ्फुसीय परिसंचरण, दूसरा सामान्य परिसंचरण। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण क्या है, तो अशुद्ध रक्त जो दायां लिंद और दायां निलय से फुफ्फुसीय धमनी में अपनी फेफड़ा से
और फेफड़ा से रुक शुद्ध जो रक्त होता है शुद्ध हो जाता है। कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो अशुद्ध रक्त पहले है वो दाएं आलंद में जाएगा, फिर वहाँ से दाएं निलय में, फिर दाएं निलय से फुफ्फुसी धमनी में, फिर धमनी से फेफड़ा में, और फेफड़ा में क्या होगा, तो शुद्ध जो रक्त है शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसका यही है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा होता है सामान्य परिसंचरण। इसको में क्या होता है, शुद्ध रक्त पहले जाता है बाएं आलिंद में, फिर बाएं निलय में, बाएं निलय में फिर महाधमनी में। अब शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त जो होते हैं शिराओं द्वारा हृदय में वापस आ जाता है। इसका महत्व क्या क्या है, इसका महत्व है शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग रहता है, शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है इससे। और क्या हो सकता है, तो मनुष्य उस्मार्थी होते हैं। तो बस आज का पूरा मॉडल सेट यहाँ तो खत्म हो चुका है। और आपने अगर इस 30 किचन अगर नहीं देखा है आपने, तो इसका लिंक हम दे देंगे, इसको आप जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली मॉडल सेट के साथ, हिंदी या फिर सामाजिक विज्ञान का।